नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 में अब बहुत कम समय बचा है और धीरे धीरे वो करीब आ रही है। तो ये एक परफेक्ट टाइमिंग है ये प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने का। तो आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामीण परिवेश, जिसमें ग्रामीण समाज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जो अति संभावित प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको एक सेट में पूरी व्याख्या के साथ में आपको हल कराया जाएगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप स्वयं भी अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। साथ में इन प्रश्नों को आप अगर तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको आने वाली परीक्षा में हेल्प मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हमारा कोर्स भी चल रहा है और अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, जिसमें आपको वीडियो कोर्स, लेक्चर, वीडियो लेक्चर, ऐप के माध्यम से पीडीएफ में नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्राप्त होती है, तो आप जो है दिए गए नंबर पर यानी 9506742546 पर लेखपाल लिखकर भेज दीजिए। आपको जो है सारी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से रिप्लाई कर दी जाएगी। और ये सबसे अनुकूल समय है अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल सिलेबस पर आधारित है और जिस तरह से सिलेबस में बिल्कुल सेगमेंट वाइज जो है चीज़ें दी गई हैं, उसी के आधार पर ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है और काफ़ी हेल्पफुल टेस्ट सीरीज है। और उसमें से आपको कई सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मिल सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज को कितनी भी बार हमारे ऐप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका सॉल्व पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप चाहें तो हमारे टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं। उसके लिए आप लेखपाल टेस्ट सीरीज लिखकर इसी नंबर पर भेज दीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जिलों की बात हो रही है, जो दिया सलाई उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो दिया सलाई उद्योग जो है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रचलित है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यानी इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा जो है दिया सलाई उद्योग के लिए जाना जाता है वो कौन सा ज़िला है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? बरेली। इन सभी ज़िलों में बरेली जो है वो सबसे ज़्यादा दिया सलाई के लिए, उद्योग के लिए फेमस है और विख्यात है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जो है सहारनपुर में भी दिया सलाई उद्योग है, इलाहाबाद में भी है, मेरठ में भी है और रामपुर में भी जो है दिया सलाई उद्योग जो है। तो इस तरह से हमारा इसका उत्तर जो है बरेली सही हुआ। अगला प्रश्न हम लेते हैं, लेखपाल सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश में किस वर्ष जारी की गई थी। तो ये सीधे सीधे आपके लेखपाल से संबंधित ही प्रश्न है। लेखपाल सेवा नियमावली का अर्थ है लेखपालों के लिए जो सर्विस रूल्स हैं। सेवा नियमावली का जो है इंग्लिश में क्या वर्जन होता है? सर्विस रूल। तो सर्विस रूल जो है किस वर्ष जारी की गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2006 में सबसे पहले जारी की गई थी। ये मूल रूप से जारी हुई थी, उसके बाद इसमें लगातार संशोधन इत्यादि होते रहते हैं। तो 2006 में जारी होने के बाद जो है इसमें अब तक कई सारे संशोधन हो चुके हैं। तीसरा संशोधन जो है 2015 में लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। इस तरह के प्रश्न अति संभावित हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का जो शुभारंभ है कब किया गया था? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और इसको जो है उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना जो है 1954 यानी स्वतंत्रता के बाद जो है 1954 में जो है इसको लागू किया गया था। अब इसके बारे में कुछ जो है हम लोग डिटेलिंग जान लेते हैं, क्योंकि इस डिटेल से भी, इस व्याख्या से भी काफ़ी कुछ जो है आपको एग्ज़ाम में कभी कभी मिल जाता है। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम को 4 मार्च 1954, ये डेट भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा इसका प्रकाशन 8 मार्च 1954 को उत्तर प्रदेश असाधारण राजपत्र में किया गया था। राजपत्र का मतलब गजेट नोटिफिकेशन जो होता है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 8 मार्च 1954 से उत्तर प्रदेश में लागू हो गई थी। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना, जिसका अब नाम क्या है, जो अब मेरठ जिले में स्थित है,
तहसील से हुई थी। तो ये भी आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो है चकबंदी योजना जो है ये सबसे पहले किन जिलों में लागू हुई थी। इसके बाद जो है वर्ष 1958 में इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया था। अब चकबंदी योजना जो है इसका थोड़ा सा इतिहास समझ लीजिए। 1925-26 में सहकारी समिति के माध्यम से सबसे पहले ये पंजाब राज्य में शुरू हुई थी। 1939 में संयुक्त प्रांत जोत चकबंदी अधिनियम ऐच्छिक स्वरूप होने के कारण सफल नहीं हो सका। इसमें केवल 6004 ग्राम जुड़े थे। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। 1954 में इसको जो है पुनः लागू किया गया और 1958 में पूरे उत्तर प्रदेश में ये लागू हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। चकबंदी समिति जो एक महत्वपूर्ण समिति होती है जो चकबंदी की योजना को क्रियान्वित करती है, उसके लिए योजना बनाती है। इसमें कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, और प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। तो दोनों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कम से कम इसमें कितने जो है सदस्य होने चाहिए। तो चकबंदी समिति जो है इसमें कम से कम जो है 5 सदस्य होने चाहिए, और अगर हम अधिकतम की बात करें तो उसमें 11 सदस्य होते हैं। चकबंदी की जो प्रक्रिया है वो राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है जो प्रत्येक कटक के काश्तकारों, जनता, जनप्रतिनिधियों तथा भूमि प्रबंधक समिति सहभागिता से संपादित की जाती है। अधिकतम सहभागिता एवं पारदर्शिता हेतु प्रत्येक कटक के लिए एक चकबंदी समिति का गठन किया जाता है जिसमें कम से कम 5, अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं। समिति को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अधिकतम 4 व्यक्तियों के नाम सम्मिलित कर सकता है जो विशेष होल्डिंग्स के अकाउंट होल्डर अनुच्छेद 3(2) AA और नियम 3A से संबंधित होंगे, जिनके पास निर्धारित और अपेक्षित योग्यताएं होंगी। अगला प्रश्न देखेंगे। राजस्व लेखपाल निम्नलिखित में से किसके अधीन होता है। राजस्व लेखपाल जो है एक महत्वपूर्ण पद होता है विभाग का, राजस्व विभाग का, लेकिन वो किसके अधीन होता है इनमें से। चकबंदी आयुक्त, लेखपाल समिति, जिलाधिकारी या मंडलायुक्त। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है जिलाधिकारी। जिलाधिकारी के अधीन होता है। और लेखपाल 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। एक चकबंदी लेखपाल होता है, एक राजस्व लेखपाल होता है। तो चकबंदी लेखपाल जो है चकबंदी कमिश्नर या चकबंदी आयुक्त के अधीन कार्य करता है, या उसका नियंत्रण चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। और जबकि राजस्व लेखपाल जो है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग से संबंधित कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाता है। तो ये राजस्व के जो है विभिन्न अनुभाग दिए हैं राजस्व विभाग के। तो इसमें आपको बताना है कि जो वित्त आयोग का कार्य होता है वो राजस्व विभाग के किस अनुभाग के द्वारा संपादित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। इसका सही उत्तर है राजस्व अनुभाग 5। राजस्व अनुभाग 5 जो है इसी में जो है वित्त आयोग से संबंधित सारे कार्य संपन्न होते हैं। वित्त आयोग क्या होता है। वित्त आयोग भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर गठित किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 280 भी याद रखिएगा, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है जीके वाले सेक्शन में। राजस्व अनुभाग 6 का जो हमने जिक्र किया यहाँ पर क्या होता है। ये भू राजस्व के अभ्यर्पण, छूट तथा मालिकाना संबंधी कार्यों के लिए होता है। राजस्व अनुभाग 7 जो होता है ये राजस्व वसूली संबंधी कार्यों के लिए होता है। और राजस्व अनुभाग 8 जो होता है यहाँ पर चकबंदी संबंधी कार्य होते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है, आपसे राजस्व अनुभाग 8 भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस शासक द्वारा पटवारी शब्द का प्रारंभ किया गया था। पटवारी जो आज के समय में लेखपाल कहलाते हैं, उस पहले जो है पटवारी कहलाते थे। अभी भी जो है राजस्थान और कुछ स्टेट्स में पटवारी शब्द ही प्रचलित है। तो पटवारी प्रणाली या सबसे पहले पटवारी शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था। शेर शाह सूरी ने। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसी के शासनकाल में शुरू हुआ था और मुगल सम्राट अकबर ने इसे बढ़ावा दिया तथा ब्रिटिश काल में इसमें मामूली परिवर्तन हुए, किंतु ये प्रणाली जो है जारी रही। अगला प्रश्न लेंगे हम।
उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को हम लोग सामान्य तौर पे किस नाम से जानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस लिहाज से। तो इसको खसरा कहते हैं या खतौनी कहते हैं या अधिकार अभिलेख कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। ये चारों में से आपको एक सुटेबल आंसर चुनना है। तो जो वार्षिक रजिस्टर होता है वो क्या कहलाता है? वो खतौनी कहलाता है। बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को खतौनी नाम से जानते हैं। खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहा जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि इनको सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य में किस वर्ष में हुई थी? तो ये अंग्रेजों के काल में हुई थी, ये निश्चित रूप से आपको पता है, लेकिन किस वर्ष में हुई थी ये जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1875 में कृषि विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित करने के बाद कृषि विभाग राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। कृषि का स्वतंत्र विभाग 1 दिसंबर 1919 को अस्तित्व में आया और इसे औपचारिक रूप से 1 मई 1920 को स्थापित किया गया था। लेकिन मूल रूप से अगर उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना की बात करेंगे तो 1875 में ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक पुरानी योजना है और इससे जो है ग्रामीण इलाकों में जो सड़कें होती हैं उसके लिए जो है इसको प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके सामने चारों ऑप्शंस हैं। 2012 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2012 में शुरू की गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जो अब जो है दिवंगत हो चुके हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसको PMGSY जो है कहते हैं, ये 2012 से प्रारंभ हुई थी। तो अगर देखा जाएगा तो केंद्रीय योजना के रूप में ये वर्ष 2000 में प्रारंभ हुई थी भारत सरकार के द्वारा, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा गया है इसलिए इसका सही उत्तर 2012 होगा। इसमें थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। ये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का पूरक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 व्यक्तियों या उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गाँव, अगर पहाड़ी और रेगिस्तानी है तो वहाँ पर 250 की जनसंख्या का मानक है। अगर 500 व्यक्ति या उससे अधिक जनसंख्या का कोई गांव है तो वहाँ पर निश्चित रूप से इस योजना के तहत जो है सड़क उपलब्ध कराई जाएगी, यानी पक्की सड़क उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल के दौरान पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया? यानी पटवारी जो पदनाम था उसका पदनाम जो है लेखपाल किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है चौधरी चरण सिंह, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके शासनकाल में पटवारी से लेखपाल नाम इसका कन्वर्ट हुआ था। और शुरुआत किसने की थी इस प्रणाली की? आप जानते ही हैं, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न देखेंगे। राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसी तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, न्यायिक पूछा है क्योंकि प्रशासनिक अलग है और न्यायिक अलग है, तो दोनों को अलग अलग आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न कह रहा है न्यायिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होना चाहिए बी, यानी इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है, वहाँ पर न्यायिक कार्यों का मुख्यालय है। और राजस्व परिषद के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को 1947-48 में अलग अलग कर दिया गया था। प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय लखनऊ में है और न्यायिक कार्यों का मुख्यालय वर्तमान प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस प्रमुख योजना की शुरुआत की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन से अगर आप थोड़ा सा पकड़ने की प्रयास करेंगे तो आप
जो है बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो वित्तीय समावेशन यानी जो है सीधे सीधे एक तरह से कह सकते हैं कि आप बैंकिंग की सुविधा की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जन धन योजना, जो बैंकिंग से संबंधित है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनधन योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना तथा प्रत्येक परिवार का बैंक में खाता खोलना था। अगला प्रश्न देखेंगे। मई 1993 में कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को सर्वप्रथम किन किन राज्यों में लागू किया गया था? तो एक भू राजस्व की प्रणाली थी स्थायी बंदोबस्त, जो कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले इस कहाँ पर शुरू की गई थी? तो उस समय प्रेसिडेंसीज होती थी, आज के समय में उनको हम राज्यों के रूप में पढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। थोड़ा सा स्थायी बंदोबस्त के बारे में जान लेते हैं। इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मई 1793 को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा राज्यों में लागू किया गया था। उस समय बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंतर्गत आते थे, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। इस व्यवस्था को ब्रिटिश भारत के करीब 19% भूभाग पर लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्त कानून कब पारित किया गया था? तो ये भी जो है जमींदारी से संबंधित ही एक कानून है। इसको कब पारित किया गया था ये आपसे पूछ सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से जो है सही उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। तो सूर्यास्त कानून जो है 1793 में पारित किया गया था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ष 1793 में रेगुलेशन के तहत सूर्यास्त कानून पारित किया गया था, जिसके अनुसार अगर निश्चित तिथि की शाम तक जमींदार भू राजस्व चुकता नहीं करता है तो संबंधित जमींदार की जमींदारी जो है वो नीलाम कर दी जाती थी और दूसरे को जो है नीलामी में बेच दी जाती थी। अगला प्रश्न, ये भी भू राजस्व की एक प्रणाली है जो है रैयतवाड़ी प्रणाली या रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती है। 1792 में सर्वप्रथम किस राज्य में इसको लागू किया गया था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। तो रैयतवाड़ी प्रणाली या रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तमिलनाडु राज्य में। इसके बारे में भी डिटेल जान लेते हैं, इससे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आज का तमिलनाडु है, के 12 महल में अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को 10 वर्षों के लिए लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने इसे 1820 में संपूर्ण मद्रास में लागू किया था। अब ये प्रणाली होती क्या है? इसके तहत जो है कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय थी, और रैयत का जो है जो अर्थ होता है वो किसान होता है। कंपनी और किसानों के बीच सीधा समझौता या संबंध था, बीच में कोई भी जमींदार या कोई भी अन्य जो है राजस्व संग्रह करता नहीं होता था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलिए की भूमिका नहीं होती थी। कैप्टन रीड तथा थॉमस मुनरो द्वारा प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी माना गया। वह राजस्व सीधे कंपनी को देगा और उसे अपनी भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था, लेकिन कर ना देने की स्थिति में उसे भूमि से वंचित होना पड़ता था। इस व्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष के तहत खेत की उपज का अनुमान कर उसका आधा राजस्व के रूप में जमा करना पड़ता था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारत देश में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जमींदारी प्रथा लागू थी? तो एक अनुमान के रूप में आपको बताना है। तो स्वतंत्रता के समय अगर देखा जाए 1947 में 57% जो है भूभाग पर लगभग जमींदारी प्रथा लागू थी और किसी न किसी रूप में इस पर जमींदारों का नियंत्रण था। आगे बढ़ते हैं। लघु जोत श्रेणी के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सत्य है? लघु जोत श्रेणी जो किसानों की एक श्रेणी होती है जोत के आधार पर, तो इसमें कितना जो है जोत आता है ये आपको बताना है। 1 हेक्टेयर से कम या 1 से 2 हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी,
1 से 2 हेक्टेयर जिनके पास भूमि होती है, ऐसे किसान जो है लघु जोत श्रेणी में आते हैं। क्रियाशील भूमि जोतों को क्रमशः सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम तथा बृहद जोत में वर्गीकृत किया जाता है। और इसका आपके सामने पूरा चार्ट बना हुआ है। सीमांत किसान किसे कहते हैं, या सीमांत जो है कृषक जो वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। लघु कृषक वो होते हैं जिनमें 1 हेक्टेयर या हेक्टेयर से ज़्यादा हो लेकिन 2 हेक्टेयर से कम हो, यानी 1 से 2 के बीच में हो। अर्ध मध्यम होते हैं जिनमें 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में जिनके पास भूमि हो। और मध्यम वो होते हैं जो 4 से 10 हेक्टेयर, और बृहद यानी बड़े किसान जो होते हैं 10 हेक्टेयर से अधिक जिनके पास ज़मीन होती है। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो भूदान आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा। स्वतंत्रता के पश्चात जो है ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन कब प्रारंभ हुआ था ये आपको बताना। एक हिंट मैंने दे दी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1951 में भूदान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा किया गया था और ये स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। 20वीं सदी के दशक में भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए विनोबा भावे ने गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाया और उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की। इसमें क्या होता था, जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, जमींदार थे, या जिनके पास जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, भले ही वो उस पर खेती नहीं करते थे, तो उनसे दान स्वरूप भूमि मांगी जाती थी, जिससे भूमिहर किसान जो होते थे उनको जो है वो भूमि दे दी जाती थी जिससे वो उस पर कृषि कर सकें। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन से ही जुड़ा हुआ एक आंदोलन है ग्राम दान आंदोलन। तो ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से भारत देश के किस क्षेत्र में एवं कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या है? ए ऑप्शन आपका सही होगा। 1957 में तेलंगाना में ये शुरू हुआ था। अब इसमें क्या होता था, इसमें पूरा का पूरा गांव जो है दे दिया जाता था दान में। तो वर्ष 1957 में ग्राम दान आंदोलन तेलंगाना में प्रारंभ किया गया था। उसका उद्देश्य भूस्वामियों और पट्टेदारियों को अपनी भूमि अधिकारों का त्याग करने के लिए तैयार करना था, जिसके बाद सारी भूमि का समतापूर्ण वितरण कर उसे संयुक्त जुताई के उद्देश्य से ग्राम संस्था को की संपत्ति बनाना था। अगला प्रश्न, खेतों में हुई अनावृष्टि यानी कि बिल्कुल वर्षा न होना, सूखा पड़ना, अकाल, बाढ़ आदि से अपने उच्च अधिकारियों को कौन अवगत कराता है? इनमें से जो इतने सारे जो है कर्मचारियों के नाम दिए हैं, अधिकारियों के नाम, तो इन स्थितियों से कौन अवगत कराता है? इसका सही उत्तर आपको देना है। तो ये जो है बेसिक काम है लेखपाल का। लेखपाल के द्वारा ये जानकारी दी जाती है कि फलाने इस क्षेत्र में सूखा पड़ गया है, यहाँ पर अकाल है, यहाँ पर बाढ़ आ गई है। पूरी रिपोर्ट फाइल की जाती है बनाकर उसमें, और उसी से बाद में विवरण मांगा जाता है कि कितना नुकसान हुआ, जिसके आधार पर जो है राहत पहुंचाई जाती है। तो लेखपाल राजस्व विभाग के कर्मचारी होते हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण काम जान लीजिए, जैसे कि ज़मीन की पैमाइश व सीमांकन करना, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र में रिपोर्ट लगाना यानी सत्यापन करना, शस्त्र लाइसेंसों में रिपोर्ट लगाना, राजस्व न्यायालय से संबंधित मामलों की जांच करके रिपोर्ट लगाना, आग, आकाशीय बिजली, बाढ़, सूखा, आपदा में हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट लगाना, भूमि पर विरासत दर्ज करना, बाकी अन्य कार्य जो है ये सभी महत्वपूर्ण कार्य लेखपाल के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न, राज्य में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था इनमें से कौन सी है? तो मालगुजारी से संबंधित या राजस्व से संबंधित सबसे बड़ी संस्था जो है राजस्व परिषद है, और ये जो है सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। ये राजस्व प्रशासन का एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसकी स्थापना 1831 में तत्कालीन इलाहाबाद, जो वर्तमान प्रयागराज में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत की तीसरी स्वास्थ्य नीति जो वर्तमान में जारी है उसको कब लागू किया गया था? तो तीसरी स्वास्थ्य नीति जो है कब लागू हुई थी? 2017 में, यानी कि जो है जो मोदी सरकार है उसके द्वारा इसको लागू किया गया था, हेल्थ पॉलिसी। और पहली जो है स्वास्थ्य नीति स्वतंत्रता के 36 वर्ष बाद
यानी 1983 में लागू हुई थी, दूसरी स्वास्थ्य नीति 2002 में और तीसरी 2017 में। तो ये तीनों ही याद रखिएगा, इसको नोट करके रख लीजिए। ये नीति मरीज केंद्रित गुणवत्ता और आश्वासन के दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने एवं आर्थिक सहयोग देने के अनेक प्रावधान शामिल हैं। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये जो है विज्ञान में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक अग्रणी भारतीय संस्थान, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1932 को रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से की गई थी। ये स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसको हम क्या कहते हैं, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसकी शुरुआत कब की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो अप्रैल 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और अगर डेट एग्जैक्ट बतानी हो तो 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो स्वास्थ्य मिशन है, ये मुख्य रूप से ग्रामीण व्यक्तियों, महिलाओं और विशेष रूप से बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से आज के सेगमेंट में हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया और अगले सेगमेंट में हम फिर जो है नए और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।